नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान वहां इतनी भीड़ देखने के लिए मिली जितनी शायद ही किसी लीडर के लिए देखने के लिए मिली होगी, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती या किसी अन्य लीडर यानी उमर अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा भारी भरकम भीड़ जो है देखने के लिए मिली थी। हर लोग जो है स्टेडियम की तरफ जा रहे थे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भाषण देने वाले थे। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के तुरंत बाद जो है अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कई सारे मामलों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा हो, आर्टिकल 370 हो, बैंक घोटाला हो, या फिर जो है जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने एक बयान दिया था वो लेकर सभी मुद्दों पर उन्होंने बातचीत जो है की है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने संविधान के आर्टिकल 370 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर जो है आपत्ति जताई। तो वहीं दूसरी तरफ जो उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो है जम्मू कश्मीर का, उसे लेकर भी उन्होंने दो टुक अलग राय रखी। उन्होंने कहा कि हम सभी के लिए गर्व का क्षण है, लेकिन अगर धारा 370 का क्या बुरा था, फिर केंद्र शासित प्रदेश ने पहले कैसे प्रगति की। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल बाद कश्मीर का दौरा किया। यह हम सभी के लिए गर्व का क्षण है। यह वंशवाद एक तरह की आम आवाज है जिसे मैंने संसद में सुना। पीएम अपने हर भाषण में एक विशेष लक्ष्य रखते हैं इस पर। तो आप देखिए किस तरीके से वो कह रही हैं कि उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री के लिए जो है राष्ट्र के लोग पीएम के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, थोड़ा समय के साथ पता चलेगा। और ये आर्टिकल 370 पर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया कि अगर आर्टिकल 370 इतना बुरा था तो जम्मू कश्मीर ने प्रगति कैसे की। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करने से शिक्षा महंगी हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आर्टिकल 370 इतना बुरा था, मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा दिए गए भाषण को फिर से सुने, जिसमें उन्होंने 2 राज्यों की तुलना की थी। उन्होंने गुजरात और जम्मू कश्मीर की तुलना की थी जब आर्टिकल 370 था। अब अगर धारा 370 और भाई भतीजावाद जिम्मेदार है तो हमने इतनी प्रगति कैसे की। यह जनता का शासन है। मैं मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव हार गया तो वंशवादी शासन कहाँ है। अब्दुल्ला ने कहा कि यह वंशवादी शासन एक तरह की आम आवाज है जिसे मैंने संसद में सुना। पीएम अपने हर भाषण में खास निशाना साधते हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा निःशुल्क थी। आज शिक्षा केवल जो है 14वीं कक्षा तक मुफ्त है। विद्यालयों में आपको अब भुगतान करना होगा। आर्टिकल 370 के निरस्त होने से पहले क्या था और उसके बाद क्या था, यह देखने के लिए ईमानदार आयोग का गठन किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा था कि आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आज खुलकर सांस ले रहा है। पीएम मोदी ने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यकाल के तहत करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर तेजी से विकास करेगा। उन्होंने कांग्रेस पर आर्टिकल 370 पर न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों को बल्कि पूरे देश को गुमराह करने का आरोप लगाया था और इसके अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद कुछ बदलाव को रेखांकित जो है किया था। पीएम मोदी ने कहा था ये नया जम्मू कश्मीर है जिसका दशकों से इंतजार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आज 370 नहीं, इसलिए यहाँ युवाओं में प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। ये नया जम्मू कश्मीर है, इसका दशकों से इंतजार था। ये वह जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इनकी आंखों में भविष्य की चमक है, चुनौतियों को पार करने का हौसला है। मोदी जी ने 6400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का जो है इनॉग्रेशन वहां पर किया। तो मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया और 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए। इसके बाद युवा उम्मीद से उनकी कामयाबी के किस्से और समस्याएं भी सुनी। और अब इसके बाद देख सकते हैं फारूक अब्दुल्ला जो है वो कह तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 साल बाद ही आए, लेकिन गर्व की बात है आए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। आने वाले समय में भी काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और क्या कुछ कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, जरा सुनिए। Well, first of all, I am glad that Prime Minister came to Kashmir after 5 years. It's a great moment of pride for all of us that the Prime Minister was able to come, and that also in the winter. Secondly, as far as this dynastic rule, that is a sort of a common voice I hear also in the Parliament all the time. And every speeches that his Prime Minister makes, he makes a particular target for this thing. If 3 and 370 was this bad, I would like
Honorable Prime Minister, to re-hear the speech made in Rajya Sabha by then the leader of the opposition, Ghulam Nabi Azad, in which he compared two states. He compared Gujarat and he compared Jammu and Kashmir. We had Article 370 was there. And in that he proved with figures of the progress that this state has made as compared to Gujarat. Now, if really 370 was responsible and the family trees was responsible, then how did we make that progress? How? After all, you get elected by the people. You're not coming from the top. If the people don't want you, I lost election myself. As a chief minister, I lost election because people rejected me at that time. So, where is the dynastic rule? Dynastic rule is like the Maharajas had, that Maharaja died, his son took over, and his son didn't take over, the grandson took over. That was dynastic rule. There is no dynastic rule in India since independence. So why you think that they are often targeting the dynasties, families? They say that they are responsible for whatever problem there had been in Jammu and Kashmir. Not only in Jammu, in India. Why do you forget that? How they attack Nehru, how they attack Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Why? Because Nehru opposed division of India at that time when we were fighting for independence. Sangh on one side wanted a Hindu India, and Muslim League on the other side wanted a Muslim India. Only organization that fought for united India, for all, whatever your religion, whatever your language, whatever your area that you belong to be one, to be united, to progress. Prime Minister says India is my parivar and I live for India. So how you react to that when he says India is my parivar, when people had been saying that he has no parivar? So he is. Let me tell you, I don't know about parivar. Prime Minister is India's Prime Minister. We are 1.4 billion people. He represents everyone, even if you have not voted for him. He still represents us everywhere in the world and in the country. So as far as parivar is concerned, every Prime Minister's parivar is the nation. Whether it was Nehru, whether it was Shastri, whether it was Bajpayee ji, whoever was there, or Manmohan Singh ji, his parivar at that time is the nation, the progress of the nation. So that's nothing wrong about it. He said 370 was a kind of a restriction that had been preventing, in fact, all the laws to come to Jammu and Kashmir, progress to come to Jammu and Kashmir, prosperity to come to this region. If that was so, then those figures must be totally wrong that were projected in the Rajya Sabha. How can that progress be denied? How? How did it stop? It didn't stop from this state to progress. Today, we have, when 370 was there, education was free from the level of primary school to the universities. Today, what do you have? Education only free up to the 14th class. In the universities, you have to start paying now. There's no more free education beyond that. So you think that we haven't achieved much after abrogation of Article 370? So, or it has deteriorated? You see, let me tell you. I think you should put a commission. An honest commission must be put to see what was there before and what we are now. Tell me, does progress stop? Is progress going to stop? Is India going to stop? India has moved from a country which used to borrow everything from abroad to a country which produces everything now. So progress is a continuous game. No country stops progressing, or they will die. So India has progressed in many ways, it has progressed. But the base was laid from those prime ministers who were there before. Every prime minister does his best for the nation. He's also doing the best as he can, so long as he's the prime minister. सर एक जेके बैंक का भी उन्होंने कहा कि उसमें प्रॉफिट नहीं था, गपला था और अब प्रॉफिट में चल रहा है. हमने उसको प्रॉफिट. देखिए, मैं आपसे कहता हूं ना, कमीशन बिठाइए.
कमीशन खुद ही आपको बताएगा। हमारे वक्त में J&K बैंक कहां था? J&K बैंक में शेयर जो थे मेरे वक्त में वो 900 पे पहुंच गए थे, फिर 1200 पे पहुंच गया एक शेयर जो 30 रुपए से शुरू हुआ था। वो कैसे हुआ? अगर ये बैंक इतना थर्ड रेटर था तो वो कैसे हुआ? आज आपको आपके खुद के मकान खरीदे हुए हैं बंबई में, दिल्ली में, बाकी जगहों पे। आपका एम्प्लॉय यहां से जाता है, उसको सिर्फ अपना बिस्तरा ले जाना है, सब वहां पे उसके वहां पे सब कुछ है, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज को वहां कमरा मिलता नहीं था। आज उसके लिए बैंक ने वो पैदा कर दिया है, सहूलियत पैदा कर दी है कि सारे बर्तन, घर का सारा सामान वहां पड़ा हुआ है, इसलिए उसको अपना बिस्तरा सामान ले जाना, अपने पहनने के कपड़े, बाकी वहां सब है। ये कैसे हुआ? आजकल कुछ तो हुआ होगा, फिर क्यों गिरा उसके लिए कमीशन बिठाइए। उस वक्त कौन था हुकूमत करने वाला, वो बिठाइए। सर, इलेक्शन से पहले ही 15 दिन में 2 रैलियां पहले जम्मू में और कश्मीर में की है, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, हम लोगों को खुश होना चाहिए कि प्रधानमंत्री 2 जगहों पे पहुंचे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा इनके आने का, उसका हमने देखना आगे कितना वो चलता है। हमारे यहाँ तो मुसीबत ये हो गई है ना कि जो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम था उसका बंद हो गया है। उन्होंने तो कहा कि वो स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम जब नया गवर्नमेंट बनेगी दिल्ली में तब काम चलेगा, तो इतने महीने जब तक वो काम नई हुकूमत लेगी तब तक तो स्मार्ट सिटी बैठ गई। एक आखिरी सवाल, हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि आप रात को जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते थे। हाउ यू रिएक्ट टू दैट स्टेटमेंट ऑफ गुलाम नबी आजाद? I have already reacted to that statement before also. Why should I meet the Prime Minister in the night when I can meet him in the day? Why? मैंने कुछ छुपाना है? क्यों छुपाऊंगा? वो मेरा प्रधानमंत्री है जैसे उसका है, तो मुझे अगर प्रधानमंत्री से मिलना होगा, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, तो क्या मुझे रात को मिलने की जरूरत पड़ेगी? मैं उनमें से नहीं हूं। प्रधानमंत्री हर से मिलते हैं, जिसको भी उसको मिलना होगा वो दिन को मिलेगा, रात को क्या। मैं वो रातमगोल उसे कहते हैं, हम कहते हैं व्हाट इज रातमगोल? रातमगोल आता तो वो क्या होता है उसको? नहीं, वो जो रात को उठता है ना, बैट। मैं कोई बैट हूं जो रात को उठ के उनके वहां जाएगा? ये कमाल की बात, कमाल। देखो क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं ये लोग। मुझे सख्त अफसोस है कि इतने अक्लमंद आदमी का इतना नीचे पहुंच जाना अफसोस है। Why you think he is doing so? Well, to survive in the political field. Nothing else. That's what he is doing. It's a question of survival. आप लोगों की वसातत से बहुत बड़ा यहाँ पे त्योहार है, खासकर हमारे कश्मीरी समाज से जो पंडित हैं, महाशिवरात्रि का है। मैं हर एक को महाशिवरात्रि की मुबारक करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये महाशिवरात्रि का दिन जो है ये आगे के लिए, हम सब के लिए, हमारे वतन के लिए जो हम सब का है, हिंदुस्तान, उसके लिए अच्छा हो और हम लोग तरक्की करें, आगे चलें और भगवान हमारी हम पर मेहरबान रहे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, लेकिन वो वंशवाद को लेकर भी कहते नजर आए, आर्टिकल 370 को लेकर भी उन्होंने काफी बात कही। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री का परिवार उसका राष्ट्र है, चाहे वो नेहरू हो, शास्त्री हो, वाजपेयी हो या मनमोहन सिंह हो। उन्हें इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत एक ऐसे देश में बदल गया है जो विदेश से सब कुछ उधार लेता था, और अब एक देश ऐसे देश में बदल गया है जो अब सब कुछ पैदा कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, प्रगति एक सतत खेल है, इसके लिए भारत ने कई मायनों में प्रगति की है, लेकिन इसकी नींव पहले मौजूद प्रधानमंत्री ने रखी थी, यानी इसका क्रेडिट वो नेहरू जी को दे रहा है। उन्होंने कहा कि हर प्रधानमंत्री ने वही किया जो देश के लिए सबसे अच्छा है। इस बीच ये देखते हुए कि जम्मू कश्मीर विकास की नींव चाहिए छू रहा है, आज खुलकर सांस ले रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी उस पर उनकी बात जो है सामने आई है। साथ ही साथ वो कह रहे थे कि नेहरू ने कभी देश को बांटने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने देश को एक साथ रखने का प्रयास किया। साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद ने जो ये बयान दिया था कि प्रधानमंत्री से फारूक अब्दुल्ला जो है रात में
में मिलने जाते हैं। इस बात पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं इस तरीके के बयान पर पहले भी रिएक्शन दे चुका, अब भी यही बात कर रहा हूँ कि मुझे बड़ा ही अजीब लगा कि इस तरीके के स्टेटमेंट जो है दिए जा रहे हैं। मैं क्या कोई बैट हूँ, यानी चमगादड़ कह रहे थे वो, कि जो रात में प्रधानमंत्री से मिलने जाऊंगा। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, अगर मुझे मिलना होगा प्रधानमंत्री से तो मैं किसी भी समय उनसे समय लेकर जा सकता हूँ। तो ये बात जो है उन्होंने कही है। तो कहीं ना कहीं कई सारे मुद्दे रहे जिस पर उन्होंने बातें की। फारूक अब्दुल्ला ने भी पूछा कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया कि जब आर्टिकल 370 था तो चीजें कैसी थी, अभी कैसी है। उन्होंने पढ़ाई की बात जो है कही, उन्होंने कहा कि पहले सस्ते थे अब महंगे हो गए हैं। उन्होंने जो है जिस तरीके के बयान अभी देखने के लिए मिले था उस पर भी अपनी जो राय है वो रखी है। तो कहीं ना कहीं दो टुक बात कर रही है। एक तरफ ये भी कह रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, गर्व की बात है, कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि आर्टिकल 370 जो हटाया गया उसके लिए कमेटी आप जो है कमेटी का गठन कर दीजिए जो ये बताएगा कि आर्टिकल 370 से पहले जब वो था अप्लाइड तो फिर कैसा सिचुएशन था और आज हट गया है तो कैसा सिचुएशन है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बता दें कि श्रीनगर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारी भरकम भीड़ देखने के लिए मिले, इसे लोगों ने जो अगर आप कहेंगे कि उन नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा बताया है जो कभी ये कहा करते थे कि जम्मू कश्मीर में मतलब तिरंगा लहराने के बाद तो छोड़ दीजिए, कोई वहां पर आस पास तक नहीं भटक सकता है। कहते थे कश्मीर में भारत का झंडा उठाने के लिए एक व्यक्ति नहीं होगा। आज मोदी की रैली ने सबका अगर आप कहेंगे मुंह जो है वो बंद कर दिया है, क्योंकि श्रीनगर में काफी तादाद में लोगों की भीड़ देखने के लिए मिली थी। फारूक अब्दुल्ला जो है बाद में भले ही कुछ कहते नजर आए, लेकिन आपको बता दें कि सारी चीजें जिस तरीके से देखने के लिए मिली है, जिस तरीके से कश्मीर में नया अगर आप देखेंगे कि एक भारत का चेहरा नजर आ रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इतना प्रेम सम्मान और इतनी ज्यादा भीड़, वो कई सारी कहानियां जो है कह रहा है। और माने तो आज के डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में भी उतने ही पॉपुलर है जितना कि विश्व स्तर पर है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।